नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार में सरकार बदल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, पहले की तरह ही। अन्य 8 विधायकों को शपथ दिलाया गया है मुख्यमंत्री के अलावे, मगर अभी उन सबको विभाग अलॉट नहीं हुए हैं। और ये जो सरकार बनी है, इस पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी उन विधायकों को विभाग नहीं दिए गए हैं। ऐसे में कहीं बीजेपी ने अपने हड़बड़ाहट में सरकार बनाने के लिए जेडीयू के साथ आ गए, लेकिन अब जो मंत्रिमंडल को लेकर के है वो पेच फंस रहा है। और इसमें हम आगे भी बात करेंगे कि जो सरकार बनी है इसका भविष्य क्या होगा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी हैं। हम उनसे इस मुद्दे पर आज बात करते हैं। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सरकार तो सर बिहार में बन गई। सबसे पहले मैं प्रश्न वही लूँगा कि जिन 8 विधायकों को शपथ दिलाई गई है, उन्हें कोई डिपार्टमेंट अभी तक मिला नहीं है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पेच फंसा हुआ है क्या? देखिए, मेरी समझ से तो इसको कोई पेच नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार बन गई है, विभाग तय होने हैं, लेकिन सिर्फ 8 मंत्रियों से तो काम चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद कहा भी था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और हमें लगता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी बातें चल रही होंगी, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने विधायकों को तय करेंगे कि किनको मंत्री बनाना है, किनको मंत्री नहीं बनाना है। तो ये दोनों का अपना अलग अलग इशू है। हाँ, अब अगर जिस पेंच की आप बात कर रहे हैं तो वह पेंच ये कहा जा सकता है कि संख्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदन में एक बड़ी पार्टी है जेडीयू की तुलना में, तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से ये एक्सपेक्टेड हो कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो उनके विधायकों को मिलेंगे। देखिए, बीजेपी इसके पहले भी नीतीश कुमार के साथ थी। नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों गठबंधन की सरकार थी। बीच में महागठबंधन के साथ सरकार बनी, शामिल हुए नीतीश कुमार। तो इसकी रूपरेखा तो पहले से तय है। 2020 में सरकार बनी तो बीजेपी के साथ ही बनी, और बीजेपी के मंत्री भी बने, जदयू के भी मंत्री बने। उस समय भी संख्या यही थी जो आज संख्या है। पर स्थिति में थोड़ा सा बदलाव तो जरूर हुआ है। देखिए, स्थिति में बदलाव हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के तरफ से 1-2 मंत्रियों की संख्या को लेकर के कोई जिच किया जाएगा या नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी या सभी दलों के लिए जो सामने लक्ष्य खड़ा है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो इस तरह की बातें बाहर न आए, इसका सभी दल ध्यान रखेंगे। चूँकि गठबंधन टूटा फिर गठबंधन जुड़ा, ऐसी स्थिति में ऐसा कोई कदम नहीं होगा कि शुरुआत में ही इस गठबंधन पर उंगली उठने लगे। तो इसलिए हमको लगता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में संख्या को लेकर के कोई पेंच नहीं फंसेगा। वहाँ पर दोनों ही दल परिपक्वता दिखाएंगे, और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि और मंत्री तो चाहिए। जितनी संख्या होनी चाहिए मंत्रियों की अभी उतनी है नहीं। वो चूँकि तत्काल शपथ लेना था, शपथ लेते समय जो लोग दिखे, एक समीकरण के तहत कहें या वरीयता के साथ कहें, या जिस आधार पर दोनों दलों ने अपने अपने लोगों को चुना और मंत्री बनाया। लेकिन फ़िलहाल तो जो पहला शपथ ग्रहण के साथ जो 8 मंत्री बने हैं, उसमें दोनों के बराबर बराबर रहे हैं। मनोज सर, आपने एक बात कही कि दोनों पार्टियां संभल कर ही कुछ करेंगी, क्योंकि मकसद 2024 का है। इस बात के साथ साथ एक साइड ये भी दिखता है आपकी बातों से, मतलब लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए कि 2024 का जब जिक्र आता है, ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं महागठबंधन को छोड़ करके,
तो ये सिर्फ गठबंधन 2024 को लेकर के ही है या फिर इसका आगे भी कोई भविष्य दिखता है? देखिए, आज की जो राजनीतिक स्थिति है, इसके बारे में बहुत दूर तक कोई भविष्यवाणी करना, ये पॉलिटिकल लोग ही कह सकते हैं और दावा कर सकते हैं। लेकिन एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के लिए ये कहना कि कल को ये गठबंधन रहेगा, कल को ये गठबंधन टूट जाएगा, ये कहना अब आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह गया है, ना इसका कोई मायने है, ना इसका कोई असर है। और इसका सारा क्रेडिट किसे जाता है? नीतीश कुमार को? नहीं, हम सिर्फ इसके लिए एक ही को क्यों माने, एक ही को क्यों क्रेडिट दें? अगर आप दल बदलते हैं या आप अगर जुड़ते हैं या जोड़ते हैं, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। आप हटते हैं और किसी के साथ जुड़ते हैं, जुड़ते तो हैं, दोनों चीज़ें बराबर है। इसलिए ये सारी ये चीज़ें कहना और जो जिस शब्द का, वाक्य का, जिस भाषा का प्रयोग होता है, वो राजनीतिक दलों का है। और जहाँ तक आपने कहा कि गठबंधन 2024 के बाद भी रहेगा, तो ये उम्मीद अब की जा सकती है, क्योंकि देखिए कई चीज़ें हैं। बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन जो है सबसे लंबा चला है, सबसे लंबा चला है। और गठबंधन में सिर्फ नेता नहीं, उसके कार्यकर्ता जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जो दोनों दल के कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, जुड़कर काम किया है उन लोगों ने। और ऐसा लगता है कि वो दोनों ही दल के कार्यकर्ता जब एक छत के नीचे होते हैं, एक मंच पर होते हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को। तो आप मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन है वो ज़्यादा स्वाभाविक दिखता है महागठबंधन के मुकाबले? हाँ, ये तो है कि स्वाभाविक दिखता है। और बीच बीच में गठबंधन है और कहीं कोई बातें आई। इस बार भी अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से यानी एनडीए से अलग होकर अगर महागठबंधन में गए, तो उसके पीछे भी कई कारण रहे हैं। और अब उन कारणों की चर्चा कोई मतलब नहीं रखता है। जहाँ तक अभी वर्तमान बात है कि जो नया गठबंधन बना है, तो इसमें कुछ नेता जो कि पिछली एनडीए सरकार में यहाँ थे, वो नहीं हैं, दल वही है। तो बहुत अब स्थिति ऐसी नहीं लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी एक सहयोगी की ज़रूरत है, जदयू को भी एक सहयोगी की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी को एक सहयोगी की ज़रूरत है, सिर्फ इसी वजह से उसने समर्थन किया है नीतीश कुमार का सरकार बनाने के लिए? बिना स्वार्थ का कहीं कोई चीज़ नहीं होता है। स्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो दिख रहा है कि एक 50-50 का जहाँ रेशियो हो, यहाँ तो 80-20 का रेशियो दिख रहा है स्वार्थ के मामले में। देखिए, किन कारणों से नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, अब हमको लगता है कि सारे लोग जानते हैं, खास करके जो भी बिहार की राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं और जिनकी नज़र रहती है, वो 2020 में नीतीश कुमार की सीटें क्यों कम आई, इसके बारे में स्पष्ट आकलन लोगों का है और इसका कारण लोगों को पता है। लेकिन सीटें कम आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार किया, उनके साथ सरकार बनी, चल भी रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शामिल जो भी लोग थे, उसमें कहाँ से नीतीश कुमार अनकंफर्ट हुए और किन कारणों से वो आहत हुए और फिर महागठबंधन का साथ उन्होंने लिया। लेकिन अब जो नया दौर शुरू हुआ है, नए सिरे से जो ये जुड़ाव हुआ है,
तो चूंकि लोकसभा का चुनाव तो बहुत करीब है, अब 2025 में बिहार का भी चुनाव होना है, और अगर बिहार में किसी एक दल की सरकार बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती है विधानसभा में भी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो या बीजेपी हो। तो अगर आरजेडी को सत्ता में आना हो तो भी उसको सहयोगी की ज़रूरत है, जदयू को सत्ता में आना हो तो भी सहयोगी की ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को भी अगर आना हो तो सहयोगी की ज़रूरत है। अब जैसे आगे आगे समय चले उस समय उनके दल की मजबूती क्या होती है, ये अब आने वाले 5 सालों में ये तय होगा। लेकिन 2025 के चुनाव में भी गठबंधन के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ना मजबूरी कहिए, ज़रूरत कहिए, ये तय है। जहाँ तक आपको महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में आरजेडी को भी नीतीश कुमार की इसलिए ज़रूरत थी कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो अब उस तरह का जनाधार नहीं है जिसका लाभ महागठबंधन को मिल सके। राहुल गांधी का प्रयास चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्थिति जो अभी बनी हुई है वो इन 3 दलों के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूम रही है। कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है बिहार में। हाँ, कांग्रेस के लिए भी मजबूरी है। कांग्रेस अगर गठबंधन में नहीं रहेगी तो वो कहीं नहीं है। पिछले चुनाव में भी जितनी सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था और जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन में उसको सीटें दी गई थी, वैसा रिजल्ट नहीं आया था। तो नीतीश कुमार जी पे कर लेते हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ आ गए। उनकी छवि देश स्तर पर एक साफ सुथरे राजनेता की रही है, और इस तरह से उनकी पार्टी ने, एनडीए ने भी उनको प्रेजेंट किया है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, और अन्य पार्टियां भी इसका समर्थन करते रही हैं। अभी लेकिन जो एक आरोप है उन पर कि अपने स्वार्थ के लिए बार बार वो पलटी मार देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो इस बार जब वो एनडीए में आए हैं तो क्या वो प्रभाव जो नीतीश कुमार का रहा है खास करके बिहार में, वो बचा हुआ है? उसका कोई फ़ायदा 2024 में एनडीए को मिलेगा, या फिर वो जो प्रभाव हुआ करता था नीतीश कुमार का वो थोड़ा सा कम हुआ है बिहार में? आप एक चीज़ बताएं कि आप बहुत भूखे हैं, एक व्यक्ति किस दुकान से भोजन ले आकर के आपको दे रहा है, आप इससे मतलब रखेंगे या अपने पेट भरने से मतलब रखेंगे? प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप पेट भरना। यानी पेट भरने का मतलब ये हुआ कि जो जनता है, बिहार की जनता है, उसको विकास से मतलब है। विश्वसनीयता और पलटना और गठबंधन तोड़ना बनाना, इससे उसको मतलब नहीं है। सरकार क्या परफॉर्म कर रही है, सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, आज की तारीख में एक और चीज़ है कि इस एक चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो ये चूँकि दलीय स्थिति हो गई, इससे कहीं पब्लिक प्रभावित नहीं होती है। नहीं, लेकिन एक जो मैंडेट है, जनता ने अगर किसी को चुना है तो देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जिसको चुनती है वो उस पर शासन करता है। बिहार में जो स्थितियां रहती हैं साल, 1.5 साल, 2 साल पे, वो स्थिति ये रहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे पार्टियां और राजनेता तय करते हैं कि जनता के ऊपर शासन कौन करेगा। जिसको जनता ने जिता करके भेजा वो विपक्ष में चला जाता है, जिसको जनता हराती है वो सरकार बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में जनता के मैंडेट का तो एक मजाक होता है। तो इस बात को भी जनता तो कहीं ना कहीं समझ रही है। देखिए, मैंडेट को भी समझना होगा, और जो
किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को चुनने में जो वोटिंग होती है उसका परसेंटेज क्या है, लोग किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। अब तो समीकरणों पर चुनाव होता है। अब लाख इस बात को कोई कहे कि हम समीकरण से बाहर चुनाव जीतते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप समीकरण से बाहर चुनाव जीतने की अगर बात करते हैं तो चाहे वो नेता हो या चुनने वाली जनता हो, आप ये देखेंगे कि अभी राजनीति जो है वो जातीय मकड़जाल से मुक्त नहीं हुई है। कहीं भी विकास के नाम पर वोट पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि 100% जो है वो जातीय समीकरण पर ही चला जाता है। डेवलपमेंट को भी लोग देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कास्ट एक बड़ा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर है। तो इस समीकरण को सजाने में अब वो मैंडेट जो है वो देखता है कि परसेंटेज क्या है। आज नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के साथ एक वोट बैंक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आरजेडी का अगर अपना वोट बैंक है, बीजेपी का है, तो नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार दोनों ही गठबंधन की आवश्यकता है। नीतीश कुमार की भी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ दोनों गठबंधन को जो लीड कर रहे हैं, जो कंटिन्यू एक धुरी पर खड़ा, एक किनारे और दूसरे किनारे पर खड़ा है, दोनों गठबंधनों को नीतीश कुमार की आवश्यकता है। अगर नीतीश कुमार रहे तो 2015 का चुनाव का रिजल्ट देखिए, 2020 के चुनाव का रिजल्ट देखिए। 2015 में महागठबंधन में रहकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था। उस समय सीटों की क्या स्थिति थी गठबंधन की। 2020 में एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, सरकार बनी, उसमें महागठबंधन की सरकार बनी, इस बार एनडीए की सरकार बनी। हाँ, ये हुआ कि नीतीश कुमार की सीटें घटी और आरजेडी की सीटें अगर बढ़ी तो उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा कि चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ, चूँकि ये चीज़ बीती हुई बात है, इसको मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपको हमको बताना पड़ रहा है कि जदयू कैंडिडेट के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिए। तो जो एनडीए का वोट था पहले से वो बट गया और उसके बटने से उसका फायदा आरजेडी को हुआ, नुकसान जदयू को हुआ। तो इसलिए नीतीश कुमार की सीटें घटी। भविष्य में अभी भी आप ये देख रहे हैं कि 2024 के बाद भी नीतीश कुमार इसी तरह से प्रासंगिक रहेंगे। इसका मतलब प्रासंगिक तो रहेंगे। हमने बताया ना कि चूंकि समीकरण से मुक्त चुनाव नहीं हो सकता है। वोट बैंक की राजनीति से अभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, चाहे वो कहीं की स्थिति हो। इसीलिए इनकी प्रासंगिकता नहीं खत्म होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर विकास की बात आती है तो आम जनता जो राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई है वो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट को देखती है कि विकास कौन कर रहा है। तो आज जो भी दिख रहा है उसमें इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि सरकार का योगदान माना जाता है, लेकिन उसका श्रेय उसके मुखिया को ही जाता है। किसी भी मैच में जीत और हार का श्रेय जो है, खिलाड़ी कई होते हैं लेकिन वो कैप्टन के सर पर ही ताज होता है जीत और हार का। तो कैप्टन जब नीतीश कुमार हैं तो उसका श्रेय उनको मिलना तो उनको मिलेगा ही। तो नीतीश कुमार आने वाले भविष्य में भी, मतलब 2024 के बाद भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। मनोज सर हमें बता रहे थे कि बिहार में जो राजनीति है वो अभी भी समीकरण पर आधारित है और आने वाले कुछ दशकों तक बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली नहीं है। हम मनोज सर के साथ चर्चा कर रहे थे कि जो एनडीए गठबंधन है जो नया नया बिहार में बना है और
नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसका भविष्य क्या है, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और डिपार्टमेंट के बंटवारे को लेकर के कोई पेच तो नहीं फंस रहा है इन दोनों पार्टियों के बीच में, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए, खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।